गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। कितवाई कॉलेज से मैं आपकी शाहीन मैम। बच्चों, आज क्लास 10th के हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे भूमंडलीकरण विश्व का बनना। लास्ट वीडियो में इसका एक पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। ये लेसन चूँकि बड़ा है तो ये 3 पार्ट में ये लेसन आपका ख़त्म होगा और आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो भूमंडलीकरण यानी वैश्वीकरण क्या है बच्चों? एक आर्थिक प्रणाली है जिसमें व्यापार का या एक जगह से काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह लोगों के आने का, पूंजी का, इन सब चीज़ों का एक वैश्विक इतिहास आवाजाही का रहा है। तो इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा विश्व का मैप फिर से देख लेते हैं और इसमें ख़ास बात हम आपको बताएंगे कि किस तरह से यूरोप के, ये आप देखिए यूरोप है, यूरोप के सभी देशों ने किस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के पूरे मानचित्र को आप देखिए कैसे अलग अलग भागों में बांट लिया यूरोप के देशों ने। तो और कैसे संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर के सामने आया। तो ये उत्तरी अमेरिका में आप देखिए, ये है हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आप देख रही हैं ग्रीन कलर का। ये दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये भारत, और एशिया में ही ये भारत है, और ये चीन है, और ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये बहुत सारे देश हैं। ये देखिए आप आजकल बहुत सा नाम सुन रही हैं इसके बारे में। ये है फ्रांस है, स्पेन है, इटली है। तो इन्हीं सब यूरोप के जो देश थे, इन सब देशों ने अफ्रीका पे कैसे कब्ज़ा किया, तो इसके लिए हम आपको फिर से मैप दिखाएंगे और ये देख लीजिए, आपके अफ्रीका के बारे में देख लीजिए आप। और हम आप जब भी पढ़ते हैं तो मैप को देखने के बाद से हम मेन चर्चा पार्ट के ऊपर करेंगे। तो बच्चों, हम आ जाएंगे इसमें चर्चा के जो बिंदु हैं उनको हम देखते हैं कि 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद सबसे फर्स्ट पॉइंट आपका आ गया। इसको पूरे पॉइंट वाइज हम सारी बिंदुओं पे गौर करेंगे और तब लेसन को, हम इस पार्ट को ख़त्म करेंगे कि 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था बच्चों। बहुत तेज़ी से व्यापार आगे बढ़ा था और बाज़ार बहुत तेज़ी से फैलने लगे थे। तो व्यापार में जब इजाफा हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था के निकट का ये परिणाम हुआ कि दुनिया के बहुत सारे देशों में स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छिनने लगे और छोटे छोटे देशों पे बड़े यूरोप के शक्तिशाली देश कब्जा करने लगे। उपनिवेश क्या होता है बच्चों? बड़े शक्तिशाली देशों द्वारा छोटे देशों पे अधिकार कर लेने को, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से अधिकार कर लेने की प्रक्रिया को हम उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश आज़ादी से पहले किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो अब हम आ जाते हैं अफ्रीका का मानचित्र देखते हैं हम। देखा था हमने, उसमें हम आपको बताते हैं एक बार फिर। जैसे बेल्जियम है, ब्रिटिश है, फ्रेंच है, फ्रांस, जर्मन है, इटली है, पुर्तगाल है, स्पेनिश है, इन सब देशों ने अफ्रीका के देशों पे कब्ज़ा कर लिया। जब अफ्रीका के ज़मीन और खान के बारे में पता चला तो इन सारे देशों ने अफ्रीका को के मैप को पूरी तरह से उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट लिया। तो ये 1885 में यूरोप की ताकतवर देशों ने बर्लिन में एक मीटिंग किया और उसके बाद अफ्रीका के पूरे अफ्रीका को आपस में बांट लिया। तो अब हम देखते हैं कि 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका औपनिवेशिक ताकत के रूप में बन के उभरा। ये आपने देखा कि 1885 में अफ्रीका पे कब्ज़ा हो गया। अब आ जाइए, ये आपकी 1890 में संयुक्त राज्य अमेरिका हमने आपको मानचित्र में दिखाया है, एक औपनिवेशिक ताकत के रूप में आप उभरा। तो अब हम देखते हैं कि आगे देखते हैं कि क्या हुआ। उपनिवेशवाद जब हो गया तो उपनिवेशवाद बहुत तेज़ी से ये बढ़ने लगा, तो औपनिवेशिक समाज की अर्थव्यवस्था और रोज़ी रोटी पे बहुत ज़्यादा असर हुआ। तो अब इसी वक्त हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं आपको बच्चों कि 1890 में रिंडर पेस्ट यानी मवेशी प्लेग कैसे फैला अफ्रीका में। 1890 में रिंडर पेस्ट एक बीमारी थी बच्चों, मवेशियों की बीमारी थी। बहुत तेज़ी से मवेशियों में प्लेग की तरह ये बीमारी फैली थी और इससे क्या हुआ, इस बीमारी के होने से लोगों की आजीविका और अर्थव्यवस्था पे बहुत ही गहरा असर पड़ा।
अर्थव्यवस्था पे असर पड़ने से मैं आपको थोड़ा सा समझा रही हूँ यहाँ पे हल्का सा बच्चों। जैसे इस वक्त हम लोग एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो इसके लिए पूरी दुनिया में वर्क काम कम हो गया है, काम रुक गया है। तो इसकी वजह से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था अभी ख़राब हो रही है। तो ये हम आपको आगे चल के और विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे, तो हम बताएंगे कि काफ़ी इन दोनों विश्व युद्धों में भी हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो चलिए आप देखते हैं कि अफ़्रीका में पुराने ज़मानों में अफ़्रीका में ज़मीन की कमी नहीं थी, वहाँ आबादी बहुत कम थी और वहाँ पे बहुत सारे पालतू पशुओं के सहारे वो लोग रह रहे थे। वो लोग वेतन पे काम नहीं करते थे, उनका काम था कि वो पालती ज़मीन पे खेती करते थे और बहुत सारी खान थी और पालतू पशुओं के सहारे वो जीते थे। तो 19वीं शताब्दी के आखिर में जो यूरोपीय ताकत थी, मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के विशाल भू क्षेत्र पे इन लोगों ने, वहाँ खनिज भंडार बहुत ज़्यादा थे, तो पूरी यूरोपीय शक्ति इस महाद्वीप के ऊपर आकर्षित हुई और यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागवानी करने, खेती करने या खादान में काम करने के लिए वहाँ पे आने लगे। तो जब बागान में या खदान में ये लोग काम करते थे, तो ये कानून अपने कुछ ऐसे बना लिया कि परिवार के एक सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी और बाकी लोगों को श्रम करना होगा और श्रम करने के बाद से उन्हें पैसा मिलेगा। और इसी बीच बहुत ज़बरदस्त जो रिंडरपेस्ट बीमारी फैली, तो जिससे अफ्रीका में इस बीमारी से पहले 1880 के दशक में ये जो है वहाँ पे रहने वाले लोगों को इस बीमारी की वजह से अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से महाद्वीप में दाखिल होने यह बीमारी अफ्रीका में जंगल की आग की तरह फैलती हुई पश्चिम अफ्रीका तक चली गई और 1892 में अफ्रीका के अटलांटिक हिस्से तक चली गई। तो हम आपको बता दें बच्चों कि रिंडरपेस्ट बीमारी की वजह से अफ्रीका में 90% जो मवेशी थे वो ख़त्म हो गए, मर गए। तो ये है कि 1890 में रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत ज़्यादा कैसे फैली। तो उसके बाद से अब हम देखते हैं कि भारत से इस पॉइंट पे आ जाए, अनुबंधित श्रमिकों का जानो। अनुबंधित किसको कहते हैं बच्चों? जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट पे बच्चों, एग्रीमेंट पे भारत के जो मज़दूर थे उन लोगों को ले जाया गया। ये कब अब हम देखिए बताते हैं कि इन मज़दूरों को कहा गया गिरमिटिया मज़दूर। 19वीं शताब्दी में गिरमिटिया इसलिए कहा गया कि एग्रीमेंट पे गए थे, तो उसको वहाँ के लोग जो है वो गिरमिटिया बोलने लगे, इसलिए इन लोगों को गिरमिटिया मज़दूर कहा जाने लगा। 19वीं शताब्दी में ये लोग गए। 19वीं शताब्दी में भारत से और चीन से लाखों मज़दूर गए, बागान में, खदान में, सड़क में और रेलवे निर्माण परियोजना में काम करने के लिए दूर दूर देशों से ये जाते थे। चूँकि ये अनुबंधित श्रमिकों को ख़ास तक एग्रीमेंट के तहत लाया गया था, इसलिए इन लोग को कहा गया, इन लोग उसको एग्रीमेंट को जो अनुबंधित मज़दूर, गिरमिटिया मज़दूर कहा जाने लगा। इसमें ये शर्त होती थी कि यदि मज़दूर अपने मालिकों के बागानों में 5 साल तक काम कर लेंगे तो ये वापस जा सकते हैं। लेकिन कहाँ पे ये गए थे भारत से? देखिए आप हमको बताते हैं, हम आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तमिलनाडु, इन सब सूखे इलाकों से गए थे। और उसके बाद से 19वीं शताब्दी तक यहाँ पे कुछ कुटीर उद्योग कम हो रहे थे, ज़मीन का पारा बढ़ गया था, इसलिए यहाँ से ये मज़दूर काम की तलाश में गए। अब ये कहाँ गए आप देखिए, भारत से जो गए थे श्रमिक, कैरोबियन द्वीप, इसमें क्या आता है? त्रिनिदाद, गुयाना, सूरीनाम, और जगह हम आपको बताते हैं मॉरिशस, फिजी, इन सब जगहों से भारत से अनुबंधित श्रमिक यानी एग्रीमेंट पे काम करने वाले श्रमिक या मज़दूर गए और बहुत सारे अनुबंधित श्रमिकों को असम के चाय बागानों में काम कराने के लिए भी ले जाते थे। और ये जो मज़दूर जाते थे, इनके जो एजेंट थे उनको कमीशन मिलता था, इसलिए ये इनकी स्थिति जिनकी ठीक नहीं रहती थी, बहुत गरीबी थी, ऐसे लोग अनुबंधों को मान के ये चले गए। अब हम आपको बताते हैं कि ये भारत विदेश में भारतीय उद्यमी, उनके बारे में हम आपको बताते हैं कि अब जो यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको ये चीज़ बता दें बच्चों, 1-2 नाम कि एग्रीमेंट पे जो कुछ लोग गए थे, जो वहीं जाके रह गए थे, इसमें मैं आपको जैसे बता रही हूँ, जैसे एक आप बहुत ही मशहूर व्यक्ति का नाम बता रही हूँ, नोबेल पुरस्कार विजेता साहित्यकार वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल का नाम आपने सुना है। ये वहीं के जो भारत से गए हुए थे श्रमिक, अनुबंधित श्रमिक यानी एग्रीमेंट पर, उन्हीं के वंशज हैं। दूसरा हम आपको बताएं, वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी के नाम शिव नरेन चंद्र पॉल और राम नरेश सरवान।
तो ये लोग भी जो खिलाड़ी थे, ये यहाँ से जो भारत से मजदूर गए थे अनुबंधित, उन्हीं के वंशज थे। बाद में बच्चों 1921 में इसको ख़त्म कर दिया गया। अब हम देखते हैं विदेश में जो भारतीय उधर्मी कहते हैं बिजनेसमैन, विश्व बाज़ार के लिए खाद्य पदार्थ और फसल उगाने के वास्ते पूंजी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसके लिए अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशों के बीच और भारतीय व्यापारी जो थे, ये लोग गए थे। हैदराबाद सिंधी व्यापारी भी यूरोपीय के लिए आगे तक गए, वहाँ गए थे यूरोपीय उपनिवेश से। 1860 के दुनिया भर के बंदरगाहों पे अपने बड़े बड़े एम्पोरियल इन लोगों ने खोल लिया था, और इन दुकानों में सैलानियों ने बहुत ही आकर्षक स्थानीय और विदेशी चीज़ें मिल जाती थी सैलानियों को। ये जो यहाँ से गए थे, हैदराबाद से, भारत से गए थे काफ़ी, और दुनिया भर के बंदरगाहों पे। अब आ जाइए आप भारतीय स्क्रीन पे, आप देखिए भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। यानी भारत के व्यापार, उपनिवेशवाद तो मैंने आपको बताया ही, और वैश्विक व्यवस्था जो क्या सिस्टम था। भारत में पैदा होने वाली महीन कपास को यूरोपीय देशों में क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। और औद्योगिकरण के बाद से ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बहुत बढ़ गया था। इसलिए वहाँ के उद्योगपतियों ने सरकार पे दबाव डाला कि कपास के आयात पे रोक लगा दिया जाए और स्थानीय उद्योगों की रक्षा की जाए। तो वहाँ पे 19वीं शताब्दी के शुरू में ब्रिटिश कपड़ा उत्पादक दूसरे देशों में जाके अपने कपड़े के लिए बाज़ार ढूंढने लगे। तो 1800 के आसपास निर्यात सूती कपड़ों का जो प्रतिशत 30 था, वो 15 में घट के 15% हो गया 1815 में। 1870 से ये 3% हो गया। लेकिन बाद में 1815 से 1871 तक बच्चों कच्चे कपास का निर्यात 5% से बच के 35% तक हो गया। अब आ जाइए, हम आपको बताते हैं कि 1820 के दशक में चीन को बड़ी मात्रा में अफ़ीम की निर्यात किया जाने लगा। तो भारतीय निर्यात में अफ़ीम का हिस्सा सबसे ज़्यादा था। ब्रिटेन की सरकार जो थी वो भारत में अफ़ीम की खेती करवाती थी और उसको क्या करती थी, चीन को निर्यात कर देती थी, यानी चीन को भेज देती थी। निर्यात मतलब दूसरे देश में भेजना। अफ़ीम के निर्यात से जो पैसा मिलता था उसके बदले चीन से ये लोग क्या करते थे, चाय और दूसरी चीज़ों को आयात करते थे। तो ये आपने समझ लिया, आयात निर्यात भी, कि भेजते थे और चीन से क्या मंगाया जाता था, चाय या दूसरी चीज़ों को का आयात किया जाता था। तो भारत से ब्रिटेन और विश्व को भेजे जाने वाला जो सामान था उससे बहुत कच्चे माल में इजाफा हुआ, और ब्रिटेन से जो भारत सामान भेजा जाता था उसमें ब्रिटेन से माल की कीमत बहुत ज़्यादा होती थी। तो ब्रिटेन जो है भारतीय 19वीं शताब्दी में विश्व की अर्थव्यवस्था को ठीक करने में, ब्रिटेन को जो घाटा हुआ था उसको पूरा करने में भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो अब लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। महायुद्ध कितने कौन कौन हुआ था बच्चों? पहला महायुद्ध 1914 में हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। और उसमें आपको हम बताते हैं एक तरफ कौन कौन देश से मित्र राष्ट्र, यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर आपको क्वेश्चन आएगा। दूसरी तरफ कौन थे? केंद्रीय शक्तियाँ, यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ऑटोमन तुर्की। 1914 में युद्ध शुरू हुआ था, 1918 में ख़त्म हुआ था। ये पहला आधुनिक औद्योगिक युग था। इसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज़ और रासायनिक हथियारों का बहुत इस्तेमाल किया गया था। युद्ध के लिए दुनिया भर से अनेक सिपाहियों की भर्ती की गई थी, और इसमें जो है इतना ज़्यादा बच्चों नुकसान हुआ था, इंसान से ज़्यादा औद्योगिक शक्ति की इतनी ज़्यादा नुकसान, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। युद्ध में 90 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। ये हम पढ़ रहे हैं, महायुद्धों के बीच हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही ख़राब हो गई थी। तो युद्ध के बाद से क्या हुआ था कि कुछ दुनिया के शक्तिशाली आर्थिक ताकत के बीच आर्थिक संबंध टूट गए थे। अब देश जो है, दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध हम आपको बता दें कि 1939 में शुरू हुआ था, 1945 में ख़त्म हुआ था। तो अब युद्ध के कारण जो आर्थिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो अब देश एक दूसरे से बदला लेना चाहते थे, और युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका के बैंकों से बहुत ज़्यादा, अमेरिका जनता से भारी कर्जा लेना पड़ा था,
और ब्रिटेन को अमेरिकी बैंकों से जो कर्जा लेना पड़ा, जिसके वजह से युद्ध के बाद अमेरिका कर्जदार के बजाय क्या बन गया था, कर्जदाता, यानी विश्व में अमेरिका एक शक्तिशाली देश के रूप में आ गया था। तो बच्चों अब आज के लिए इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा समझा के पूरा पाठ आपको ख़त्म करेंगे। थैंक यू।